अमेरिका के ब्लैक क्रीक, पेंसिल्वेनिया में शरद ऋतु की एक अजीब सी ठंडक थी जो लंबी रातों और गिरते पत्तों का संकेत दे रही थी। लेकिन कैथी के लिए एक अलग ही तरह की ठंड थी जो उसकी हड्डियों में उतर गई थी, जिसका बदलते मौसम से कोई लेना देना नहीं था। ये धीरे धीरे शुरू हुआ, एक अजीब सी बेचैनी जो एक गहरे डर में बदल गई, और इसकी वजह थी एक गुड़िया। उसकी चाची एग्नेस, एक दयालु लेकिन थोड़ी सनकी महिला, उस गुड़िया को एक पुराने खंडहर हो चुके घर के अटारी से निकाल कर लाई थीं, शहर के बाहरी इलाके में एक ढहती हुई विक्टोरियन हवेली। देखो कैथी, कितनी सुंदर है ना, एग्नेस ने अपनी कर्कश आनंद भरी आवाज में कहा। कैथी ने गुड़िया को देखा, मिट्टी के बर्तन जैसा चेहरा, बड़ी पलके न झपकने वाली नीली आंखें, और उसके होठों पर एक अजीब टेढ़ी मुस्कान। उसकी कलाई से बंधी एक फीकी पड़ चुकी पर्ची पर लिखा था लिलिथ। उसके कपड़े फीके पड़ चुके, लेस और रेशम से बने एक पुराने विक्टोरियन गाउन अजीब तरह से नए लग रहे थे। कैथी को तुरंत एक घृणा महसूस हुई, उसकी त्वचा पर एक अजीब सी चुभन हुई, लेकिन उसने अपनी चाची के लिए एक झूठी मुस्कान बनाई। हाँ, दिलचस्प है, चाची एग्नेस। कैथी की बेचैनी से बेखबर एग्नेस ने लिलिथ को लिविंग रूम की मेंटल पीस पर रख दिया, जैसे उसे सम्मान का स्थान दे रही हो। वो दूर से गुड़िया को देखकर मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक निर्दोष खुशी चमक रही थी। ये मुझे एक छोटी लड़की की याद दिलाती है जिसे मैं कभी जानती थी, एग्नेस ने कहा। इतनी मासूम, इतनी प्यारी। उस रात कैथी की बेचैनी और गहरी हो गई। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटी, पुराना घर चरमराहट की आवाज करने लगा, जैसे पुरानी लकड़ी सांस ले रही हो। नीचे से उसने एक हल्की सरसराहट सुनी, जैसे सूखी पत्तियां लकड़ी के फर्श पर घिसट रही हों। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ हवा है, पुरानी खिड़कियां बज रही हैं। लेकिन अंदर से एक ठंडा तेज डर फुसफुसाया, ये कुछ और है। सरसराहट अगले कुछ दिनों तक जारी रही और तेज होती गई। कभी कभी ये लगभग एक शब्द की तरह लगती थी, एक फुसफुसाहट जो कैथी के हाथ के बालों को खड़ा कर देती थी। उसने छोटी छोटी अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। एक किताब जो उसने अपने नाइटस्टैंड पर छोड़ी थी, वो फर्श पर मिली। एक दराज जिसे उसने निश्चित रूप से बंद किया था, वो थोड़ी खुली हुई थी। छोटी छोटी बातें जिन्हें आसानी से भूल माना जा सकता था, लेकिन वे धीरे धीरे उसके सामान्य होने की भावना को खत्म कर रही थी। एक खामोशी से पागलपन की ओर बढ़ना। फिर सपने आने लगे, जीवंत भयानक दो स्वप्न। एक छोटी लड़की के जिसकी आंखें नीली आग की तरह जल रही थीं, उसकी हंसी एक शांत गहरे अंधेरे में गूंज रही थी। सपनों में वो बच्ची कैथी की ओर अपनी हड्डियों जैसी मिट्टी के बर्तन वाली उंगली से इशारा करती, और उसकी हंसी धीरे धीरे एक चीख में बदल जाती। कैथी ठंडे पसीने में जागती, उसका दिल पसलियों से टकराता, और उसके दिमाग में बस एक ही तस्वीर जल जाती, गुड़िया के चेहरे पर बनी हुई वो टेढ़ी मुस्कान। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सपने और बार बार आने लगे, और डर और गहरा होता गया। दिन के समय कैथी थकी हारी रहती, हमेशा घबराई हुई और असहज। एक शाम जब कैथी खाना बना रही थी, तो उसने लिविंग रूम से एक हल्की सी धम की आवाज सुनी। वो अंदर गई और देखा, लिलिथ जमीन पर पड़ी थी। उसका चीनी मिट्टी का सिर एक अजीब टेढ़े कोण पर घुमा हुआ था, और उसकी आंखें सीधे कैथी पर टिकी हुई थीं। चाची एग्नेस, कैथी ने घबराहट भरी आवाज में पुकारा, क्या आपने लिलिथ को हिलाया? एग्नेस किचन से निकली, अपने हाथ एप्रन पर पहुंचती हुई। नहीं बेटी, मैं क्यों हिलाती? कैथी ने गुड़िया की ओर इशारा किया, उसका हाथ कांप रहा था। वो जमीन पर है। एग्नेस ने भौहें सिकोड़ी गुड़िया को उठाया और फिर से मेंटल पीस पर रख दिया। शायद गिर गई होगी। घर कभी कभी हिलता है क्योंकि ये बहुत पुराना है। लेकिन कैथी ने उस पल अपनी चाची की आंखों में एक परछाई देखी, उसी डर की एक झलक जो अब उनके घर में स्थायी रूप से बस चुका था। घटनाएं बढ़ने लगीं। घर का माहौल और ठंडा हो गया, और पुराने गुलाबों और धूल की हल्की खुशबू की जगह एक अजीब सी गंध ने ले ली, मीठी और चिपचिपी, जैसे सड़े हुए फूलों की बदबू। चीजें अचानक बिना किसी के छुए जमीन पर गिर जाती थीं। दरवाजे जोर से बंद हो जाते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही हो, और इस पुरानी हवेली की नींव तक हिल जाती थी। कैथी को हमेशा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, एक एहसास जो धीरे धीरे उसकी समझ को खा रहा था, और हर फर्श की चरमराहट पर वो उछल पड़ती थी। उसकी चाची, जो हमेशा जिंदा दिल और खुश मिजाज रहती थीं, अब चुप और उदास हो गई थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी थकावट थी जो कैथी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो अपने आप से कुछ बड़बड़ाती रहती थीं, और अक्सर उनकी नजरें लिलिथ पर टिक जाती थीं। उनके चेहरे पर एक खाली श्रद्धा का भाव दिखाई देता था। चाची एग्नेस, आप ठीक तो हैं? कैथी ने एक सुबह पूछा, अपनी चाची की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और उनकी त्वचा का रंग जो अब राख जैसा हो चुका था देखकर। एग्नेस ने बस अपना सिर हिला दिया। मैं बस थकी हुई हूं बेटी, बहुत ज्यादा थकी हुई। एक दोपहर जब और कोई रास्ता नहीं बचा, कैथी घर के इतिहास की खोज करने के लिए लाइब्रेरी में गई। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे इन अजीब घटनाओं का कुछ जवाब मिले, कोई तार्किक वजह जो उनकी जिंदगी को धीरे धीरे पागलपन की तरफ धकेल रही थी। वहां उसे एक पुरानी चमड़े की बंधी हुई डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले और नाजुक हो चुके थे। ये उसकी परदादी सेराफिना नाम की एक महिला की थी। कैथी ने पढ़ना शुरू किया, और एक ठंडी दहशत उसके दिल और दिमाग में उतर गई।
सेराफिना के नोट्स अजीब घटनाओं, भयानक फुसफुसाहटों और खुद ब खुद हिलती चीज़ों का जिक्र करते थे। और फिर कैथी की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी, एक कच्ची लेकिन बिल्कुल पहचानी जा सकने वाली तस्वीर, लिलिथ का एक रेखाचित्र। सेराफिना ने अपनी कांपती पागलपन भरी लिखावट में लिखा था, बच्चे का खिलौना आज आया, मेरी बहन का तोहफा। इसमें कुछ गड़बड़ है। मुझे महसूस होता है कि ये मुझे घूरती है, मेरी नींद में भी। आगे के पन्नों में सेराफिना की बढ़ती बेचैनी, उसकी खराब होती सेहत और धीरे धीरे उसके पागलपन का जिक्र था। लेकिन डायरी अचानक एक ठंडी और डरावनी लाइन पर खत्म हो गई। ये खेलना चाहती है। जब तक तुम्हारी आखिरी सांस ना निकल जाए ये नहीं रुकेगी। कैथी ने डायरी जोर से बंद कर दी। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो मुश्किल से उसे पकड़ पा रही थी। ये सिर्फ उसका वहम नहीं था। ये गुड़िया, लिलिथ, उनकी सारी परेशानियों की जड़ थी। उसने चाची एग्नेस से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाची की आंखें खाली थीं और उनके जवाब टूटे फूटे और बेमतलब के थे। लिलिथ बस एक गुड़िया है कैथी, वो कहती। उनकी आवाज़ बेजान और बिना भावना के थी, एक खूबसूरत गुड़िया। कैथी को पता था कि उसे इससे छुटकारा पाना होगा। एक तूफानी शाम जब हवा घर के चारों ओर भूतनी की तरह चिल्ला रही थी, वो चुपके से लिविंग रूम में गई। लिलिथ अंगीठी के ऊपर रखी थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा जलती हुई मोमबत्ती की रोशनी में अजीब तरह से चमक रहा था। कैथी के अंदर एक बेतुके डर का तूफान उमड़ पड़ा, जैसे अंदर से भागने और छिपने की उसकी मूल प्रवृत्ति उसे खींच रही हो। लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने गुड़िया को उठाया। उसकी उंगलियां ठंडी चीनी मिट्टी को छूते ही पीछे हट गईं और उसे बाहर बगीचे में पुराने कुएं तक ले गई। उसकी योजना इसे कुएं में गिराने की थी, इसे गहराइयों में दफनाने की, जहां से ये कभी किसी को डराने के लिए वापस ना आ सके। कुआं गहरा था, उसका पानी काला और बिल्कुल शांत था। ये एकदम सही कब्रगाह थी। जब वो कुएं के किनारे खड़ी थी, अचानक एक तेज और जबरदस्त हवा का झोंका आया, जिसने उसे लगभग नीचे गिरा दिया। गुड़िया, जो अब तक उसके हाथ में शांत थी, ऐसे कांपने लगी जैसे कोई अनदेखी ताकत उसमें दौड़ रही हो। तभी एक बच्चे की हंसी, तेज, ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली, रात में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसी खुद गुड़िया से आ रही हो। कैथी ने खून जमा देने वाली चीख मारी, डर से भरी एक सच्ची और जंगली चीख, और उसने लिलिथ को अंधेरे कुएं में गिरा दिया। जैसे ही वो गिरी, उसके चीनी मिट्टी के शरीर के टूटने की एक खोखली आवाज़ आई, एक ऐसी आवाज़ जिससे सुकून मिलना चाहिए था। कैथी दौड़ती हुई घर के अंदर आई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी सांस उसके फेफड़ों में एक कच्ची जलती हुई सनसनी पैदा कर रही थी। उसने कर दिखाया था, सब खत्म हो गया था। वो सोफे पर गिर पड़ी, थकी हुई और कांपती हुई, और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी उसने सुना, अंगीठी से एक धीमी, जानी पहचानी फुसफुसाहट। उसने आंखें खोलीं और देखा, वहां अंगीठी पर सीधी बैठी थी लिलिथ। न टूटी, न खराब। उसकी नीली आंखें हल्की रोशनी में चमक रही थीं और उसके होठों पर बनी मुस्कान अब और भी ज्यादा डरावनी और शैतानी लग रही थी। ये देखकर कैथी को एक जबरदस्त झटका लगा, जैसे बीमारी की एक लहर उसके ऊपर से गुजर गई हो। डर ने उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया। ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं थी, ये कुछ बहुत ही पुराना, कुछ बहुत ही बुरा था। अगली सुबह चाची एग्नेस बहुत ज्यादा बीमार थीं। उनकी त्वचा राख जैसी सफ़ेद थी और उनकी सांसें धीमी और मुश्किल से चल रही थीं। स्थानीय डॉक्टर एलिस्टर फिंच, एक दयालु बूढ़े आदमी जिनके चेहरे पर हमेशा चिंता रहती थी, उनकी अचानक बिगड़ती हालत की कोई मेडिकल वजह नहीं ढूंढ पाए। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी जिंदगी की ताकत ही खींची जा रही हो। उन्होंने कैथी से धीमी और परेशान आवाज में कहा, मैंने ऐसा कुछ पहले भी देखा है, लेकिन किसी जिंदा इंसान में नहीं। ये ऐसा है जैसे धीरे धीरे आत्मा का खत्म होना। कैथी सब समझ गई। उसने लिलिथ की ओर देखा, जो अभी भी मासूमियत से अंगीठी पर बैठी थी। उसके दिल में एक ठंडी पक्की बात बैठ गई, ये गुड़िया उसकी चाची की जान ले रही थी। मायूसी में कैथी ने ब्लैक क्रीक कैथोलिक चर्च के बूढ़े पादरी फादर माइकल से मदद मांगी। वो एक गहरे विश्वास वाले इंसान थे, एक नरम दिल वाले जिनकी आंखों ने बहुत दुख देखा था। कैथी ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसकी आवाज़ डर और निराशा से कांप रही थी। उसने उन्हें सेराफिना की डायरी दिखाई, लिलिथ के परेशान करने वाले रेखाचित्र की तरफ इशारा करते हुए। फादर माइकल ने सब्र से सुना, उनका चेहरा हर शब्द के साथ और भी गंभीर होता गया। उन्होंने डायरी देखी, उनकी माथे पर शिकन पड़ गई। ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं है मेरी बच्ची, उन्होंने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। ये एक बुरी शक्ति का हथियार है, एक माध्यम है। उन्होंने घर आने के लिए हाँ कर दी। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, उन पर एक भारी बोझ जैसा महसूस हुआ। हवा भारी हो गई, चिड़ियों का गाना बंद हो गया, जैसे कि पूरी दुनिया डर से सांस रोक रही हो। सूरज भी धुंधला लगने लगा, एक भूरी परछाई पूरे इलाके पर छा गई। अंदर फादर माइकल ने क्रॉस का चिन्ह बनाया, पवित्र जल छिड़का और धीमी गूंजती हुई आवाज में प्रार्थनाएं पढ़ीं। जैसे ही वो अंगीठी के पास पहुंचे, लिलिथ की आंखें अंदर की रोशनी से जलने लगीं, एक हल्की धड़कती हुई नीली रोशनी। हवा और भी ठंडी हो गई, तापमान इतनी तेजी से गिरा कि कैथी अपनी सांस देख सकती थी। कमरे में एक हल्की तीखी गंध भर गई।
पवित्र जल के गुड़िया को छूते ही एक जोरदार छनक की आवाज आई और उसमें से एक धीमी भयानक गुर्राहट निकली, एक ऐसी आवाज जो पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं थी, जैसे किसी बच्चे की हड्डियां पीसी जा रही हों। अचानक खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं, अलमारियों से किताबें उड़कर गिरने लगीं, उनके पन्ने ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे घबराए हुए पंछी। छत से लटका भारी झूमर पेंडुलम की तरह झूलने लगा, उसकी कांच की लटकने टकराकर हड्डियों जैसी आवाज करने लगीं। आंटी एग्नेस जो कुर्सी पर आराम कर रही थीं, अचानक दौरे पड़ने लगे। उनका शरीर ऐसे तड़प रहा था मानो कोई अदृश्य डोर उन्हें कठपुतली की तरह नचा रही हो। उनकी आंखें चौड़ी और डरी हुई थीं, सीधे उस गुड़िया लिलिथ पर जमी हुई। ये मुझे चाहती है, एग्नेस चीखी, लेकिन उनकी आवाज उनकी अपनी नहीं थी। वो किसी बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी डरावनी नकल जैसी लग रही थी। ये मेरे साथ खेलना चाहती है। फादर माइकल डरे नहीं। उन्होंने अपनी प्रार्थना और तेज कर दी। उनकी आवाज पूरे शोर के बीच भी साफ गूंज रही थी, जैसे तूफान में कोई चट्टान खड़ी हो। उन्होंने क्रॉस उठाकर हवा में लहराया, उसकी चांदी की चमक कमरे में फैली। प्रभु के नाम पर मैं तुझे हुक्म देता हूं, बुरी आत्मा, इस जगह को छोड़ दे, इस निर्दोष आत्मा को छोड़ दे। गुड़िया लिलिथ हल्की सी कांपने लगी, जैसे कोई महीन कंपन हो। उसकी टेढ़ी मुस्कान और चौड़ी हो गई। कैथे ने उसकी पोर्सलीन आंखों में शुद्ध नफरत की झलक देखी। फिर अचानक तेज झटके के साथ वो मेंटल पीस से उड़ी और कमरे के पार जाकर दीवार से टकराकर बुरी तरह टूट गई। पूरा घर अचानक शांत हो गया, भारीपन गायब हो गया और बदबू की जगह हल्की सी मीठी लोबान फ्रैंकिनसेंस की खुशबू फैल गई। आंटी एग्नेस अब स्थिर थीं, उनका सांस तेज लेकिन नियमित था। वो बहुत कमजोर थीं, लेकिन दौरे रुक चुके थे। फादर माइकल हाँफ रहे थे, उनके माथे पर पसीना चमक रहा था। उन्होंने टूटी हुई गुड़िया को देखा, उसका सिर पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था, उसकी आंखें अब बिल्कुल बेजान थीं। ये कमजोर हो गई है, उन्होंने भारी सांस लेते हुए कहा, लेकिन नष्ट नहीं हुई। ये शक्तियां बहुत पुरानी हैं, ये अपने वाहक वेसल से चिपकी रहती हैं, यानी अपने स्रोत से। उन्होंने समझाया कि ये गुड़िया दरअसल एक बुरी आत्मा का जरिया थी। ये आत्मा कई पीढ़ियों पहले इस घर की ओर खिंचाई थी। सेराफिना, घर की पुरानी औरत, ने दुख या मासूमियत में इसे अनजाने में अपना लिया। वो आत्मा दुख, डर और जीवन ऊर्जा से खुद को जिंदा रखती थी और बदले में बीमारियां और मौत पीछे छोड़ जाती थी। फादर माइकल ने चर्च के अभिलेखों से कई कहानियां सुनाई, ऐसी ही गुड़ियाओं और उनके कारण हुए हादसों की। उन्होंने विटरब्रुक के रोते बच्चे की गुड़िया का जिक्र किया, जिसने न्यूयॉर्क के एक छोटे कस्बे में अजीब बीमारियों की लहर फैलाई थी। उन्होंने ब्लैकवुड की कब्र वाली गुड़िया की कहानी बताई, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बच्चों को मेन राज्य के एक सुनसान जंगल में मौत की ओर खींच ले जाती थी। पैटर्न हमेशा एक जैसा होता था, एक सुंदर गुड़िया, धीरे धीरे बढ़ता डर, फिर बीमारी, पागलपन और आखिरकार मौत। ये आत्मा परजीवी की तरह थी, जो इंसानों की आत्मा को चूसकर जिंदा रहती थी। फादर माइकल ने कैथी को सलाह दी कि वो गुड़िया के बचे हुए टुकड़ों को जला दे, घर को नमक और प्रार्थना से शुद्ध करे और उसका नाम फिर कभी न ले। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि वो आत्मा वापस आने की कोशिश करेगी, एक और वाहक वेसल, एक और शिकार ढूंढने के लिए। उस रात कैथी ने लिलिथ के टूटे हुए टुकड़े इकट्ठे किए। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक नया हौसला आ गया था। उसने पिछवाड़े में एक छोटी आग जलाई, ध्यान से लकड़ियां जमा की और उन पर ज्वलनशील पदार्थ डाला। जैसे ही आग की लपटें चीनी मिट्टी को छूने लगी, कैथी को गहरी शांति महसूस हुई, लेकिन एक बचा हुआ डर भी था। गुड़िया भले ही चली गई थी, लेकिन उसकी यादें और उसका डर अब भी बाकी था। आग की टिमटिमाती रोशनी में जैसे ही चीनी मिट्टी चटका और काला हुआ, कैथी को हवा में एक हल्की तीखी चीख सुनाई दी, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ दर्द और गुस्से की थी। हफ्ते बीत गए। चाची एग्नेस धीरे धीरे ठीक हो गईं, हालांकि वो कमजोर रहीं और उन घटनाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोली। घर हल्का लगने लगा, वो भारीपन खत्म हो गया था। कैथी ने सामान्य जीवन में वापस आने की कोशिश की, लेकिन उस अनुभव ने उसे बदल दिया था। उसे वहां भी परछाइयां दिखती थीं, जहां वे नहीं थीं। हवा में ऐसी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं जो नहीं थीं। एक दोपहर कैथी चाची एग्नेस के पुराने संदूक साफ करने में मदद कर रही थी। खिड़कियों से आती सूरज की हल्की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। चाची एग्नेस, जिनकी याददाश्त बीमारी से अभी भी धुंधली थी, उन्होंने एक छोटे साधारण लकड़ी के बक्से की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी परदादी सेराफिना का था। कैथी को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसने बक्सा खोला, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अंदर फीकी लेस और पीले पड़ चुके फोटो के बीच एक और गुड़िया रखी थी। लिलिथ से छोटी कपड़े की बनी एक साधारण गुड़िया, जिसमें बटन की आंखें और एक टेढ़ा सिला हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा था। उसके सीने पर फीके लाल धागे से ये शब्द कड़े हुए थे, मेरी प्यारी क्लारा। कैथी का खून ठंडा पड़ गया। उसे डायरी के वे पन्ने याद आए, वे छुपी हुई चेतावनियां। सेरेफिना ने अपनी बहन से एक बच्चे का खिलौना मिलने का जिक्र किया था, लेकिन उसने कभी ये नहीं बताया था कि वो कौन सा था। ऐसा लगा कि लिलिथ सेरेफिना की अकेली गुड़िया नहीं थी। वो डर सिर्फ एक ही वाहक में नहीं था, बल्कि शायद कई में था। एक हल्की फुसफुसाहट, ठंडी और बुरी, कैथी के कान में घुसी। नमस्ते कैथी, क्या तुमने मुझे याद किया? कैथी ने गुड़िया गिरा दी,
उसकी चीख शांत अटारी में गूंज रही थी। कपड़े की गुड़िया धूल भरे फर्श पर पड़ी थी, उसकी बटन वाली आंखें उस पर टिकी हुई थीं, उसकी सिली हुई मुस्कान अब और भी चौड़ी और बुरी लग रही थी, जैसे कि वो अभी अभी जागी हो। कैथी को एहसास हुआ कि असली डर तो अब शुरू हुआ था। वो आत्मा एक शिकारी थी और उसे एक नया ठिकाना, एक नया खेल मिल गया था। और इस बार ये बात उसके परिवार की थी। वो गुड़िया हमेशा से परिवार में ही थी, बस नज़र के सामने छिपी हुई थी, अपने अगले शिकार, अपने अगले खेल का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कैथी ने उस कपड़े की गुड़िया को देखा, उसे एक ठंडी सी बात पक्की लग गई। ये सिर्फ एक नया जरिया नहीं था, ये एक गहरा और भी खतरनाक रिश्ता था। गुड़िया क्लारा लिलिथ से भी ज्यादा पुरानी लग रही थी, उसकी ताकत और भी प्राचीन और बुरी थी। उसे अपनी परदादी सेराफिना की डायरी का एक छोटा सा हिस्सा याद आया, दो छोटी लड़कियों की एक पुरानी तस्वीर। एक सेराफिना थी, दूसरी उसकी बहन एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें बड़ी और डरी हुई थीं, एक कपड़े की गुड़िया को पकड़े हुए। कैथी का पेट मरोड़ गया जब उसने तस्वीर देखी और फिर जमीन पर पड़ी गुड़िया को। वो वही गुड़िया थी। डर और पक्के इरादे से भरी हुई कैथी वापस लाइब्रेरी में गई। उसे सेराफिना की और भी डायरियां मिली, जो बुकशेल्फ के पीछे एक छुपी हुई जगह में रखी थीं। उनमें परिवार पर पड़े इस श्राप की दर्दनाक कहानी लिखी थी। सेराफिना की बहन क्लारा एक कमजोर बच्ची थी। वो हमेशा अपनी चाची द्वारा भेजी गई एक अजीब कपड़े की गुड़िया से बहुत जुड़ी रहती थी। डायरी में लिखा था कि गुड़िया हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का एक डरावना असर होता था। क्लारा की सेहत तेजी से खराब होती चली गई। उसकी मासूम खिलखिलाती हंसी एक अजीब बेकाबू ठहाके में बदल गई। फुसफुसाहटें शुरू हुईं और क्लारा गुड़िया से ऐसे बात करने लगी जैसे वो कोई जिंदा इंसान हो। सेराफिना की लिखावट और भी पागलपन भरी हो गई, जिसमें उसने बताया कि क्लारा अपनी त्वचा को तब तक खरोंचती थी जब तक खून न निकल आए, और फुसफुसाती रहती थी, वो छोटी लड़की जो खेलना चाहती है। यह बीमारी शारीरिक नहीं थी, यह एक परजीवी कब्जा था। क्लारा आखिरकार बुखार और पागलपन की हालत में मर गई। क्लारा की मौत के बाद सेराफिना के परिवार ने उस भयानक घटना को भूलने की कोशिश में गुड़िया को कहीं छिपा दिया, लेकिन वो श्राप सिर्फ गुड़िया से नहीं बल्कि परिवार से जुड़ा हुआ था। उसने दूसरे शिकार ढूंढ लिए, एक परदादी, एक दूर का चचेरा भाई, एक बच्चा जिसका नाम समय के साथ खो गया। सेराफिना ने हर शिकार, उनके पागलपन और उन अजीब बीमारियों का हिसाब रखा जिनकी वजह से उनकी मौत हुई। एक डायरी में एक नौजवान जेम्स नाम के एक होनहार कलाकार का जिक्र था, जो एक खूबसूरत चीनी मिट्टी की गुड़िया को बनाने के जुनून में पड़ गया था। वो उसे बार बार पेंट करता रहा और उसकी पेंटिंग हर दिन और भी भयानक और अजीब होती जा रही थी। जेम्स एक रहस्यमयी बीमारी से मर गया और वो अपनी डरावनी कलाकृतियों से घिरा हुआ था। उसकी मौत के बाद परिवार को उसके स्टूडियो में एक अजीब चीनी मिट्टी की गुड़िया मिली, जो बिल्कुल नई और खूबसूरत थी। वो गुड़िया लिलिथ थी। ये साफ था कि ये आत्मा एक शिकारी थी और उसका श्राप परिवार की पीढ़ियों में बुना हुआ एक उलझा हुआ जाल था। वो एक कपड़े की गुड़िया में घुस जाती, इंसान की आत्मा को चूसती, और फिर जैसे ही शिकार कमजोर होता, वो उसे एक नया और भी शानदार ठिकाना बनाने के लिए मजबूर करती, एक चीनी मिट्टी की गुड़िया। ये नया ठिकाना उसका अगला घर, उसका अगला शिकार बन जाता था। लिलिथ खुद आत्मा नहीं थी, बल्कि एक नया शरीर था जो उसने तैयार किया था। कैथी अकेले इसका सामना नहीं कर सकती थी। वो घबराहट में फादर माइकल के चर्च की तरफ भागी और दरवाजे से अंदर घुसते ही लगभग पागल हो गई थी। पादरी ने उसकी आंखों में डर देखा और उसकी घबराई हुई बातें सुनी। वो ऐसे श्रापों के इतिहास को जानते थे। वो जानते थे कि सिर्फ शारीरिक वाहक को तोड़ना काफी नहीं होता। वो घर लौटने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस बार एक योजना के साथ। फादर माइकल अपने साथ एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली जादू टोने की किताब ग्रिमवार लाए, एक ऐसी किताब जिसमें उनके संगठन की पीढ़ियों से चली आ रही पवित्र रस्में और भूत भगाने के मंत्र लिखे थे। वह अपने साथ एक छोटी टीम भी लाए थे, एक नौजवान सेमिनरी छात्र जिसका नाम डेविड था, जो शुरुआत में तो शक कर रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, और एक अनुभवी डीकन रॉबर्ट, जो कड़क लेकिन दयालु आदमी था और कई भूत भगाने के अनुष्ठानों में मदद कर चुका था। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, डेविड का शक गायब हो गया। हवा और भी ठंडी थी, वो अजीब सी मीठी बदबू वापस आ चुकी थी, और अटारी से किसी बच्चे की पागलों जैसी हंसी गूंज रही थी। कैथी की चाची एग्नेस, जो अब लिलिथ के प्रभाव से पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं, डर से कांप रही थीं। वो अब एक पड़ोसी के घर रह रही थीं, अपने घर वापस आने के ख्याल से भी डरती थीं, क्योंकि डर अब उनकी जिंदगी का एक पक्का हिस्सा बन चुका था। अटारी में कपड़े की गुड़िया क्लारा जमीन पर पड़ी थी। कैथी ने उसे छुआ तक नहीं था। जैसे ही फादर माइकल और उनकी टीम उसके पास पहुंची, हंसी बंद हो गई। उसकी जगह एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट ने ले ली। गुड़िया की सिली हुई मुस्कान और भी चौड़ी होती दिखी। उसकी बटन वाली आंखें अब एक हल्की बुरी रोशनी से चमक रही थीं। फादर माइकल ने धीरे से कहा, ये यहाँ है और ये कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने भूत भगाने की रस्में शुरू की। उनकी आवाज़ मजबूत और रोबदार थी। लैटिन में प्रार्थनाएं पढ़ रहे थे, जो अटारी को एक प्राचीन पवित्र शक्ति से भर रही थीं।
डेविड और रॉबर्ट ने गुड़िया के चारों तरफ नमक का एक घेरा बनाया। उनके चेहरे पक्के इरादे से भरे हुए थे। अटारी में हंगामा मच गया। पुराने डिब्बे और फर्नीचर जोर जोर से हिलने लगे। धूल के कण घूमकर एक भंवर तूफान जैसा बन गए और हवा में एक साफ बुराई का एहसास होने लगा। गुड़िया क्लारा अचानक से हिलने और मुड़ने लगी। उसकी बटन वाली आंखें अब आग जैसी लाल रोशनी से चमक रही थीं। एक तीखी चीख, जो किसी बच्चे की नहीं बल्कि शुद्ध नफरत की शैतानी आवाज थी, हवा में गूंज उठी। आवाज चीखी, ये नहीं जाएगी। कई फुसफुसाहट वाली आवाजें एक दूसरे में मिल रही थीं। मैं ही ये घर हूं, मैं ही ये परिवार हूं, मैं हमेशा रहूंगी। भूतों की हरकतें, पोल्टरगैस्ट एक्टिविटी और भी तेज हो गईं। एक भारी अलमारी गिर पड़ी, जो डेविड के बिल्कुल पास से निकली। अटारी की खिड़की टूट गई और कांच के टुकड़े खंजर की तरह उड़ने लगे। कैथी को अपनी बाह में एक चुभने वाली ठंडक और तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी बाह पर एक छोटा लेकिन गहरा घाव बन गया और उसने खून की एक पतली लाल धार नीचे बहते हुए देखी। गुड़िया उसे अपनी तरफ खींच रही थी। फादर माइकल ने घाव देखते ही रॉबर्ट को आदेश दिया कि वो उस पर एक पवित्र कपड़ा रखे। जैसे ही कपड़ा कैथी की त्वचा से छुआ, वो जलने लगा, लेकिन घाव का दर्द गायब हो गया। उस कपड़े ने उस बुराई को सोख लिया था। फादर माइकल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए दोहराया, ये कोई बच्चा नहीं है, ये एक परजीवी है, एक पुरानी ताकत जो दुख और डर पर जिंदा रहती है। ये आत्मा को चूसने वाली एक पिशाचनी है, लेकिन तुम्हारी यहां कोई ताकत नहीं चलेगी। जिस वक्त उन्होंने बात की, वो जादुई किताब चमकने लगी। उसके पन्नों से एक हल्की पवित्र रोशनी निकल रही थी। उन्होंने एक प्राचीन मना की गई प्रार्थना पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी रस्म जिससे भूत सिर्फ जाता नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से ही खत्म हो जाता। गुड़िया जलने लगी। वो किसी आग से नहीं बल्कि एक जलती हुई अंदरूनी रोशनी से जल रही थी। वो चीखी एक ऐसी आवाज जो सिर्फ दर्द और सिर्फ नफरत की थी। उसकी बटन वाली आंखें फट गईं और उसकी सिली हुई मुस्कान खुल गई। कपड़ा उधड़ने लगा और गुड़िया राख और धूल के ढेर में बदल गई। अटारी में महसूस हो रहा भारीपन गायब हो गया और हवा सामान्य हो गई। हंगामा थम गया। लेकिन जैसे ही गुड़िया के आखिरी धागे खुले, कैथी को अपनी छाती में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। उसकी बाह पर बना छोटा घाव एक हल्का लाल रंग का चमकने लगा और उसने अपनी त्वचा पर कपड़े की गुड़िया की सिली हुई मुस्कान देखी, एक हल्का लाल और गुस्से से भरा निशान। एक फुसफुसाहट, ठंडी और बुरी, कैथी के कान में घुस गई। नमस्ते कैथी, अगर मैं पहले से ही अंदर हूं तो तुम मुझे जला नहीं सकती। वो आत्मा गुड़िया में नहीं थी, वो श्राप में ही थी। गुड़िया एक हथियार थी, लेकिन असली शिकार वो परिवार था। श्राप को तोड़ने की कोशिश करके कैथी खुद उसमें फंस गई थी। गुड़िया को एक नया शिकार मिल गया था। कैथी गिर पड़ी। उसका शरीर दौरे के साथ हिल रहा था। आखिरी चीज जो उसने देखी वो फादर माइकल का डरा हुआ चेहरा था। उनके होंठ ये शब्द बना रहे थे, ये तुम्हारे अंदर है, ये अब परिवार के अंदर है। डर अब गुड़िया में नहीं बल्कि उसके अंदर था। खेल तो अभी शुरू हुआ था, श्राप खत्म नहीं हुआ था। उसे बस एक नया और ज्यादा स्थायी घर मिल गया था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए बने रहें।